हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन से हैं? वसा है या विटामिन है या फास्फोरस है या प्रोटीन है? तो हमारे शरीर में जो वसा होता है, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। फास्फोरस मिनरल्स होते हैं और जो विटामिन होते हैं यह हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं। और इनसे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं और इन्हें रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन्स को। और जो प्रोटीन होते हैं इन्हें निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और जो फैट होते हैं यह ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है या बी पाया जाता है या विटामिन के पाया जाता है या विटामिन ई पाया जाता है? तो जितनी भी समुद्री मछलियाँ होती हैं उनमें विटामिन ई और विटामिन डी पाया जाता है। जो विटामिन ई होता है यह प्रजनन क्षमता क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा निम्नलिखित में से कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी? 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की? तो जो स्वामीनाथन जी थे उन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी, जिसमें थे पहले नंबर पे थे अनाज एवं ज्वार बाजरा, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती थी, कार्बोज की प्राप्ति होती थी। दूसरे नंबर पे थी गिरियाँ और तिलहन, जितने भी तिलहन वाले पदार्थ थे इनसे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। तीसरे नंबर पे थे दालें और फलियाँ, इनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती थी। फल था चौथे नंबर पे, यह बॉडी के निर्माणात्मक कार्य के लिए आवश्यक था। पांचवें नंबर पे सब्जियां थी, जितनी भी सब्जियां थी जिनमें विटामिन के अच्छे स्रोत थे वह सब्जियों के ग्रुप में रखे गए थे। छठे नंबर पे दूध और दूध से निर्मित सामग्रियां थी। सातवें नंबर पर अंडे थे, जितने भी अंडे देने वाले जानवर थे उनके अंडे थे। मांस, मछली व अन्य प्राणिज पदार्थ थे। हम तो मनुष्य सिर्फ मुर्गी के अंडे खाते हैं, तो इसमें अंडे 7वें नंबर पर थे। 8वें नंबर पे मांस, मछली व अन्य प्राणिज पदार्थ, जितने भी मांसाहारी भोज्य पदार्थ थे वो 8वें नंबर पे थे। 9वें नंबर पे वसा एवं तेल था। 10वें नंबर पे मिर्च और मसाले थे। 11वें नंबर पे शक्कर था। तो इन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। जब किसी भी बालक या मनुष्य की त्वचा झुर्रियाँ युक्त दिखाई देती है और उसका रंग पीला दिखाई देता है, तो उनको कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का या कोई भी नहीं? तो जितने भी ये परिवर्तन है, त्वचा पर झुर्रियाँ आना, रंग पीला होना, उदासी होना, चेहरा मायूस दिखना, ये सब कुपोषण के लक्षण होते हैं। कोई भी व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित होता है। यह सब सारे लक्षण कुपोषण के हैं। नेक्स्ट है, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी मटर, सूखी सेब, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि क्या होते हैं, किसके स्रोत हैं? सड़े निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ हैं या ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं या सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं या कोई भी नहीं है? तो दूध तथा दूध से निर्मित जितने भी मांस, मछली, दालें, अनाज है, ये सब हैं, ये सारे शरीर का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। ये सारे विटामिन्स में आएंगे। ये जितने भी हैं सारे विटामिन्स में आएंगे। तो इनका कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। और जितने भी अनाज हैं वो ऊर्जा देते हैं। और सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ में विटामिन्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे, मिनरल्स जितने भी हैं। एक से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? जो
जिनकी उम्र 1 से 3 वर्ष है तथा 4 से 6 वर्ष है, उनके लिए आईसीएमआर ने कितनी दैनिक कैलोरी की ऊर्जा निर्धारित की है? तो इन ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई नहीं होगा। 2020 के अनुसार एक जो 1 से 3 वर्ष का बालक है, उसके लिए 1010 किलो कैलोरी ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता निर्धारित की गई है, और जो 4 से 6 वर्ष का बालक है उससे 1360 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, जल द्वारा पकाने के लिए विधि को कितने भागों में बांटा गया है? उबालना या धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना, या उबालना और धीरे धीरे उबालना, या उबालना और धीरे धीरे आग पर पकाना, या कोई नहीं। तो जल द्वारा पकाने की 3 विधियां होती हैं। एक तो डायरेक्ट उबाल देंगे, डायरेक्ट उबालना होता है, फिर धीरे धीरे उबालना आता है, और फिर एक होता है धीमी आंच पर किसी भी भोज्य पदार्थ को छोड़ देना, वो धीरे धीरे पकता रहता है। तो जल द्वारा पकाने की 3 विधियां होती हैं: उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर उबालना। नेक्स्ट है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर, कोई भी बर्तन है इसमें पानी डाल देते हैं तथा ऊपर छलनी या कोई भी कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। यह कोई बड़ा बर्तन है, इसमें नीचे के तली में पानी डाल देंगे और उसके ऊपर कोई कपड़ा, जैसे ये कोई बर्तन है, और इसके ऊपर कोई छलनी या कपड़ा बांध देंगे और नीचे पानी डाल देंगे। तो ये पकाने की कौन सी विधि कहलाएगी? वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, या वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, या जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, या जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि कहलाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि यह जो वाष्प है, जब ये पानी गर्म होता है तो इससे जो वाष्प निकल रहा है, भाप, वो डायरेक्ट भोज्य पदार्थ पे पड़ रहा है। तो यह वाष्प द्वारा पकाने की डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। जो प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा, और वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं जैसे फलियां, दाल, अनाज, सब्जियां, तो इनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, या विटामिन प्राप्त होता है? जो दोनों में पाया जाता है वो क्या है? वसा है। तो जो फैट होता है ये सिर्फ ये तेलों से प्राप्त होता है, कुछ मात्रा में प्राणिज से भी प्राप्त होता है। खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स, ये भी दोनों से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा विटामिन। जो विटामिन होता है यह दोनों से प्राप्त होता है। जैसे विटामिन ए हुआ, जो विटामिन ए होता है वह समुद्री मछलियों में प्राप्त होता है, तो प्राणिज में आ जाएगा। दूध में भी प्राप्त होता है, माँ के दूध में, और गाय, भैंस, बकरी के भी दूध में प्राप्त होता है जो विटामिन ए होता है। विटामिन ए का उत्तम स्रोत मांसाहारी में दूध होता है। और जो वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं जैसे गाजर हुआ, यह भी विटामिन ए का उत्तम स्रोत होता है। जितने भी पीले जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो भी विटामिन ए के उत्तम स्रोत होते हैं। तो इस आधार पे विटामिन जो होगा यह प्राणिज और वनस्पति दोनों का उत्तम स्रोत होता है। इसमें एग्जाम्पल में दिया भी गया है व्याख्या में। विटामिन ए जो होता है दूध में, अंडा में, पनीर में, मछली में, यकृत में। तो दूध, अंडा, पनीर, मछली, यकृत, ये सब मांसाहारी हैं, और हरी सब्जियां वो ये वनस्पति है। और विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सब में वनस्पति और प्राणिज भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ, मिलावटी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उनसे क्या होता है? सुपोषण होता है या कुपोषण होता है, या स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से किसी भी व्यक्ति को कुपोषण ही होगा, क्योंकि उसमें मिलावट है, वो खाने से हमें हानिकारक होगा हमारे शरीर के लिए। तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? भूनने तथा सेकने का जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, या चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, या वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो जब हम किसी भी चीज़ को भूजते हैं, मतलब भूजते या सेकते हैं, वो डायरेक्ट ही भूजते हैं। जैसे मक्का हुआ, डायरेक्ट आंच पे रख देंगे। रोटी हुआ, तवे पे से उतार के गैस पे सेक लेंगे। या पापड़ हुआ, या आलू हुआ, या टमाटर हुआ, तो यह वायु द्वारा पकाने की, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के तेल पानी का प्रयोग नहीं होता है, ना ऑयल का यूज होता है, ना वाटर का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायु द्वारा पकाने की विधि। नेक्स्ट है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रख देना चाहिए, या डिब्बे को पानी में रखना चाहिए, या डिब्बे को गर्म जल में रखना चाहिए, या तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो किसी भी बर्तन को स्टोर करने से पहले उस बर्तन को चारों तरफ से किसी भी कपड़े को तेल में डुबोकर उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, फिर उसे स्टोर करके रख देना चाहिए, जिससे जो धूल गंदगी होगी, मिट्टी, वह तेल पे चिपक जाएगी, उस बर्तन के अंदर नहीं प्रवेश करेगी। तो इसका बेस्ट आंसर यही होगा, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ कर उसे स्टोर या भंडार गृह में रख देना चाहिए। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु नहीं होगा, जीवाणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी, या रुक जाएगी, या अपवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी भोज्य पदार्थ को हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस की वृद्धि ना हो, और उनकी वृद्धि रुक जाए, और हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रह जाए, होके हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा रुक जाती है। नेक्स्ट है, दूध तथा अंडा सुरक्षित रहते हैं। दूध तथा अंडा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर रहते हैं? 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 20 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दूध तथा अंडा को 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर या सुरक्षित करके रख सकते हैं। इस टेम्परेचर पे अंडा दूध खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, बोतलों तथा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। जब बोतलों तथा फलों के संरक्षण करते हैं, बोतल द्वारा फलों का संरक्षण किया जाता है, किसी भी फल को बोतल में भरकर उसका संरक्षण किया जाता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, या इसमें निहित वायु को बाहर निकालना, या उसे धीरे धीरे पकाना, या उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। तो किसी भी बॉटल में किसी भी भोज्य पदार्थ को स्टोर करने से पहले उस बोतल को स्टरलाइज्ड किया जाता है, विसंक्रमित किया जाता है। इस बॉटल को गर्म पानी में डालकर 15 से 20 मिनट तक 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे ये जीवाणु और विषाणु रहित हो जाता है। फिर इसमें जो वायु भरी रहती है अंदर, उसको निकाला जाता है। और जब इस बॉटल को पानी में पकाते हैं तो धीरे धीरे 15 से 30 मिनट तक पकाते हैं, जिससे ये विसंक्रमित हो जाता है, और इसमें खाद्य पदार्थ को रखने पे काफ़ी देर तक सुरक्षित रहेगा, काफ़ी दिनों तक। तो ये चारे प्रोसेस इसमें करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें सांद्र गंधक अम्ल नहीं मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें सांद्र गंधक अम्ल नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी तथा चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें नमक मिलाया जाएगा, या नींबू का रस मिलाया जाएगा, या गंधक अम्ल मिलाया जाएगा, या आलू मिलाया जाएगा? तो स्ट्रॉबेरी और चेरी को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस ही मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग होता है? अंचलाधिकारी का होता है, या एएनएम का होता है, या पशु चिकित्सा अधिकारी का होता है, या किसी पदाधिकारी का होता है? तो जो एएनएम होती है, जिसको सहायक नर्स मिडवाइफ कहते हैं, वह उच्च अधिकारियों जैसे चिकित्सा अधिकारी,
जो भी उच्च पद के लोग हैं उनसे, और जो मरीज हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उ ये इनके बीच में के मध्य में कार्य करती है। जैसे ये उच्च वर्ग के अधिकारी हुए, और ये मिडिल क्लास, जैसे कोई रोगी हुआ, तो इन दोनों के बीच में संपर्क एएनएम ही करवाती है। एएनएम ही इन दोनों के मध्य संपर्क या सहयोग करती है। इसका राइट आंसर होगा एएनएम। कोई भी डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास मरीज को जाने से पहले एएनएम या जीएनएम जो भी होती हैं वही बीच में मीडिएटर का काम करती हैं या संपर्क स्थापित करती हैं। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत की बीमारी क्या है? मीजल्स है, जर्मन मीजल्स है, या चिकन पॉक्स है, या चेचक है, या सभी हैं? तो वायरस विषाणु द्वारा होने वाले शिशुओं में रोग, मिजल्स खसरा भी होता है, जर्मन मिजल्स भी होता है, जर्मन इंसेफ्लाइटिस जिसको भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, ये सब शिशुओं में होने वाले चेचक से होने वाले शिशुओं में बीमारी है। नेक्स्ट है डिप्टीरिया के परिणाम होते हैं। तब डिप्टीरिया के लक्षण क्या होते हैं? बेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, या हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करता है, या टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने के अलावा लकवा होने का परिणाम है, या सभी है? तो डिप्टीरिया के लक्षण ये होते हैं। इसमें लक्षण नहीं पूछ रहा है, सॉरी, परिणाम पूछ रहा है। डिप्टीरिया के परिणाम क्या होते हैं? डिप्टीरिया के लक्षण तो ये होते हैं कि जो गले की झिल्ली होती है वो फूल जाती है, ये लक्षण है। लेकिन जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है, ये परिणाम होता है डिप्टीरिया का। बच्चों में डिप्टीरिया होता है या जीवाणु जनित रोग होता है, और इसका परिणाम ये होता है जो टॉक्सिन होता है उसमें स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग के क्या लक्षण होते हैं? संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, या नाड़ियां बढ़ जाना और कोमल हो जाना, या त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, या सभी। तो कुष्ठ रोग में जहाँ जो स्किन का पार्ट्स होता है उसकी संवेदना समाप्त हो जाती है। कुछ भी चुभोने पे, सुई या कुछ भी चुभोने पे वहाँ किसी प्रकार की संवेदना नहीं होती है, किसी भी चीज़ का फीलिंग नहीं होती है वहाँ। नाड़ियाँ बंद हो जाती है तथा कोमल हो जाती हैं। त्वचा पर बड़ी त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाते हैं। ये सारे लक्षण कुष्ठ के हैं। मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, या नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया सिर्फ मादा जो मादा मच्छर होती हैं वही काटती हैं, नर मच्छर नहीं काटते हैं। तो जो मलेरिया होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, नर मच्छर जो होते हैं वो नहीं काटते हैं। जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं इनके काटने से एडिज हो जाता है, एडिज एजेप्टी रोग। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है? प्रश्न का मतलब है कि पशुओं से होने वाला रोग कौन सा है? जो पशुओं से मनुष्य को होता है, मनुष्य को, वह रोग कौन सा है? वह हाइड्रोफोबिया है, या रेबीज है, या मियादी है, या ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, गलत है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है यह कुत्ते के काटने से होता है। इसके लक्षण ये होते हैं, जो कुत्ते के लार होते हैं वह मनुष्य के शरीर में काटने से प्रवेश कर जाते हैं और हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, जिसमें जो इंसान होता है हाइड्रोफोबिया रोग से पीड़ित, तो वह पानी से डरता है, वो कुत्तों की तरह भौंकता है, वह उसके मुंह से हमेशा लार टपकता रहता है, वह हमेशा हाँफता रहता है। तो यह हाइड्रोफोबिया जो रोग है यह पशुओं से मनुष्यों तक पहुंचने वाला रोग है, और इस रोग के बचाव के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है, यह हाइड्रोफोबिया ये का टीका है रेबीज, और जो हाइड्रोफोबिया है यह कुत्ते के काटने से होता है। इन दोनों में यही अंतर है, रेबीज और हाइड्रोफोबिया में। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? जो आहारी चिकित्सा होती है उसका क्या उद्देश्य है, इसे हम किस लिए ग्रहण करते हैं?
पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करने के लिए, या रुग्णावस्था है, रुग्णावस्था को बीमारी बोलते हैं, या बीमारी में भी पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना यह है, या शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना है, या यह ऑप्शन है, या सभी है। तो आहार चिकित्सा का उद्देश्य यही होता है कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वह सरल हो, सुपाच्य हो, और वह हमारे शरीर में आसानी से पच जाए, किसी प्रकार के पाचन तंत्रों को कष्ट नहीं दे, बिना कष्ट देते हुए हमारे शरीर में आसानी से पच जाए। बीमारी में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है उनकी पूर्ति कर दे, निरंतर पूर्ति कर दे, और शरीर में प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम दे। हमें ऐसा आहार खाना चाहिए जो शरीर के अंगों को प्रभावित ना करे, जल्दी पच जाए। तो आहारी चिकित्सा का यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। जो हमारा आरडीए तैयार किया गया है या आईसीएमआर द्वारा जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन कितना देना चाहिए? वो 50 से 100 ग्राम देना चाहिए, या 100 से 125 ग्राम देना चाहिए, या 200 से 300 ग्राम देना चाहिए, या 300 से 350 ग्राम देना चाहिए। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार डेली हमारे भोजन में 100 से 125 ग्राम देनी चाहिए। नेक्स्ट है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देना चाहिए? ज्वर से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको डेली कितना कैलोरी ऊर्जा देना चाहिए? तो उसे 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए प्रतिदिन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं वो हमारे शरीर के कहाँ, किस अंग में कहाँ संपन्न होते हैं? मानव शरीर के प्रजनन अंग में होते हैं, या मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में होते हैं, या दांत में होते हैं, या किसी में भी नहीं होते हैं? तो हमारे शरीर में जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं वह शरीर के प्रजनन तंत्रों में होते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? वह स्नायु ऊतक कहलाएगी, या ऐच्छिक कहलाएगी, या पेशी कहलाएगी, या उपकला कहलाएगी? तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाली ऊर्जा वह स्नायु ऊतक कहलाती है। ऐच्छिक ऐच्छिक ऊर्जा नहीं होती है, यह क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। जो हमारी इच्छा अनुसार हो वह ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार अनुसार ना हो वह अनैच्छिक क्रिया होती हैं। जैसे सांस लेना, खांसना, छींकना, पलक झपकना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं भूख प्यास ये सब है, निद्रा। पेशी गति होती है, ना कि ऊर्जा होती है। अस्थि पंजर में कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? जो अस्थि पंजर होते हैं हमारे, उसमें कौन से भाग होते हैं और कौन से नहीं होते हैं? तो अस्थि पंजर में सिर होता है, धड़ होता है, अग्रांग होते हैं, लेकिन रक्त कण नहीं होता है। यह अस्थि पंजर नहीं है, यह हमारे बॉडी के अंदर होता है। जो रक्त कण होते हैं हमारे शरीर के अंदर होते हैं। और अस्थि पंजर के भाग सिर, धड़, अग्रांग ये सब होते हैं। मेरु मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि हैं। ये खोपड़ी हैं, या हाथ पांव की अस्थियां, या धड़ की अस्थियां? तो ये सब धड़ की अस्थियां हैं। पसलियां, उरोस्थि, मेरुदंड ये सब धड़ की अस्थियां होती हैं। ये जुड़ी होती हैं, ये मुड़ सकती हैं हमारे शरीर में, इनसे चलना फिरना होता है। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता क्या कहलाती है? पुट्टे कहलाते हैं, या अल्ना टोल कहलाते हैं, या मसल टोन कहलाते हैं, या कोई नहीं? तो स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह मसल टोन कहलाती हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं इन्हीं के कारण हमारी मांसपेशियों में कसावट होता है और क्रिया होती रहती है। वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं, नितंब का होता है कूल्हा, नितंब का मतलब होता है, तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं। फीमर जो हमारा पैर होता है, जांग, उसकी हड्डी होती है। फीमर से जुड़कर नितंब, वही जो हिप होता है, जोड़ का फैलाव करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? वह ट्राइसेप्स कहलाएंगी, या ग्लूटियल कहलाएंगी, या बाइसेप्स कहलाएंगी, या हैमस्ट्रिंग कहलाएंगे?
तो वैसी पेशियाँ जो मसल का भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब का फैलाव करती हैं, वह नितंब मांसल पेशियाँ जो होती हैं वो ट्राइसेप्स कहलाती हैं। ट्राइसेप्स। नेक्स्ट है पसलियों के बीच में स्थित पेशियाँ जो उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? जो पसलियों के बीच में, दोनों पसलियों के बीच में जो पेशियाँ स्थित होती हैं वही हमारे श्वसन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनको इंटरकोस्टल की पेशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? जो आरबीसी होती है वह प्रति घन मिमी में कितनी होती है रक्त में? वो 50 लाख होंगे या 50 करोड़ होंगे या 5 लाख होंगे? तो आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। 3 लाख से होके 50 लाख तक होती है। 2 लाख नॉर्मल, 2 लाख से 50 लाख या 3 लाख से 50 लाख होती है। और जो डब्ल्यूबीसी है इसकी संख्या 8,000 से 10,000 तक होती है हमारे शरीर, हमारे ब्लड में। ये ब्लड में होती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की संख्या 50 लाख तक होती है मैक्सिमम, और जो डब्ल्यूबीसी है ये 6,000 से 10,000 तक प्रति घन मिमी ब्लड में होती है। रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर में रक्त पट्टिकाएं होती हैं उनका क्या कार्य होता है? चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, या स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, या पसीना निकलना। तो हमारे बॉडी में जो ये रक्त पट्टिकाएं होती हैं इनका कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना। अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे कहते हैं। अमाशय के पीछे जो हमारा हमारा स्टोमच है उसके पीछे तथा उदर जो पेट होता है उसके बाएं कोने में जो बड़ी लसिका होती है वह ग्रंथि के समान होती है, उसे क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, या यकृत कहते हैं, या कोई नहीं कहते हैं। तो जो अमाशय के पीछे तथा उदर के बाईं ओर होती है वो प्लीहा, तिल्ली कहलाती है। वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है, वह कौन सा तंत्र है? जब हम भोजन खाते हैं तो उसका अवशोषण करता है और पोषक पदार्थों को रक्त में पहुंचाकर हमारे भोजन को उपयोगी बना देता है। वह श्वसन तंत्र होता है, या पाचन तंत्र होता है, या रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, या कोई नहीं होता है। तो श्वसन तंत्र से इसका कोई मतलब नहीं है भोजन से। सांस लेना तो एक रासायनिक क्रिया है, यह वायु से लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र भी नहीं है, यह पाचन तंत्र होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो उसका अवशोषण होता है, और अवशोषण के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे रक्त में जो पदार्थ बनते हैं, आवश्यक पदार्थ, वो हमारे रक्त में ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 6 महीने से 2 वर्ष तक के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता है 6 महीने से 2 वर्ष के बीच में बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या पूछ रहे हैं, 20 होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम होता है तथा कोमल लाल होता है, उसका कलर कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर उदर मतलब पेट होता है, पेट के नीचे स्थित होता है, वो क्या कहलाता है? वह अग्न्याशय कहलाता है, या पित्ताशय कहलाता है, या यकृत कहलाता है, या कोई नहीं? तो यकृत का भार ही 1 किलो से 1.5 किलो होता है, या लीवर होता है, लीवर कहलाता है। नेक्स्ट है एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है तथा लार में रहता है। तो लार में क्या रहता है? लार में टाइलिन होता है, सिंपल सा अर्थ है, लार में टाइलिन होता है, और यह स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च का पाचन होता है तो सर्वप्रथम जो स्टार्च होता है ग्लूकोज, वह माल्टोज में ही टूटता है, बदलता है, फिर माल्टोज से ग्लूकोज में बनता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या इसको स्टार्च बोलते हैं, तो सर्वप्रथम यह टूट कर माल्टोज में बदलता है, फिर माल्टोज से यह ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। और इन सब के जिम्मेदार एमाइलेज या लार में जो टाइलिन होता है, टाइलिन को ही एमाइलेज बोलते हैं, वह जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है श्वसन श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है?
मतलब श्वसन तंत्र के पार्ट्स कौन कौन से हैं, भाग कौन कौन से हैं जो श्वसन तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं या श्वसन तंत्र में सहायता करते हैं। इस प्रश्न का मतलब ये है, नाक, ग्रसनिक कंठ होते हैं, या श्वसन नली श्वसन फेफड़े होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। तो श्वसन तंत्र के तीन भाग होते हैं। नाक होता है, नाक से हम सांस लेते हैं। फिर ग्रसनी भी होता है, नाक के रास्ते से ग्रसनी से होते हुए श्वसन नली में जाता है। और श्वसनी फेफड़े जिसको फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़े ही हमारी सांस को फिल्टर करते हैं। तो श्वसन तंत्र के तीन भाग होते हैं, नाक, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसन फेफड़े। श्वसन क्रिया 1 मिनट में कितनी होती है? 72 बार, 50 बार, 18 बार, या कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया 1 मिनट में 72 बार होती है, नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको एस्फिक्सिया कहते हैं, या लकवा कहते हैं, या बेरी कहते हैं, या एनीमिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारे ऊतकों या फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है तो उसे एस्फिक्सिया कहते हैं। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। लकवा या खून जब जब ब्लड हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाता है तो लकवा हो जाता है। एनीमिया या आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन, कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के क्या हैं? पुराने साधन है, या नए क्रांतिकारी सामान है, या गृहिणी को पीटने का सामान है, या कुछ भी नहीं है। तो माइक्रो ओवन, कुकर, वैक्यूम, ये सब सरलीकरण के नए क्रांतिकारी सामान है। नेक्स्ट है, गृह सज्जा में विभिन्न अंग कौन नहीं है? गृह सज्जा में फर्श पर अल्पना बनाना, या दिवाली या शादी विवाह के समय झड़ियाँ बनाना, या घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना, या रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों से घर को सजाना। तो ये सारे हैं, घर फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली या शादी विवाह के समय झाड़ियाँ बनाना, रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों से सजाना। लेकिन घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना यह नहीं है। नेक्स्ट है, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? निचले भाग को, भीतरी भाग को, या ऊपरी भाग को, या किसी भी भाग को? तो जो सजावटी नमूना होता है वह रचनात्मक नमूने का ही भाग होता है और इसमें ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। आज हमारे 45 क्वेश्चन समाप्त हुए। कल के क्लास में इसके आगे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।